मैं रवि कुमार आप सभी स्टूडेंट का आपके चैनल फिजिक्स सीजीजी पे स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन का अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो अभी से पहले हम मैक्सिमम आपका मोटिवेशन का ही क्लास ले रहे थे, जो कि थोड़ा सा हमको लगता था कि एज ए 11 स्टूडेंट आप लोग के लिए ज़रूरी भी है। और इस बीच में हम छोटा मोटा चीज़ का चर्चा भी कर चुके हैं, जैसे रेफरेंस फ्रेम यानी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, काफ़ी चर्चा किए हैं। विराम और गति की भी काफ़ी चर्चा कर लिए, दूरी और विस्थापन की भी चर्चा कर लिए। तो आप लोग से संवाद करते करते, किस्सा कहानी सुनाते हुए और थोड़ा बहुत काम भी हम करते गए हैं। लेकिन हम कहे थे जैसा लास्ट क्लास में कि अगला क्लास में हम वेक्टर जो पढ़ाए थे और ख़ास के वेक्टर में ट्रायंगल लॉ, और ट्रायंगल लॉ को हम मोशन इन वन डायमेंशन में मर्ज करेंगे। तो यही समस्या है, थोड़ा सा जो शुरू में आपका 11 में स्मूथ नहीं हम कर पाते हैं, बिल्कुल जैसे 12 वगैरह का जितना चाहे एकदम स्मूथली रन करा देते हैं क्लास। यहाँ पे चूँकि हमको इकट्ठा 3-4 जगह का, उधर डिफरेंशियल कैलकुलस का ज़रूरी पड़ रहा है, इधर वेक्टर का ज़रूरी पड़ रहा है, फिजिक्स का खुद का कंसेप्ट ज़रूरी पड़ रहा है, और सबको हमको इकट्ठा करना होता है। और ख़ास के आपको समझ में आना चाहिए। अभी है शुरू में ही अगर आपको नहीं समझ में आएगा, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, तो आगे का सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग रहता है। और घर पे रह के वीडियो बनाना भी, एक वीडियो बनाने में 4 घंटा आपका, रिकॉर्ड करने से, एडिट करने से, अपलोड करने तक। अगर 11-12 के लिए एक वीडियो डेली हम डालें तो 8 घंटा समय, 8 घंटा घर पे रह के मायने रखता है, क्योंकि हर कोई, घर का हर सदस्य आपसे समय का डिमांड करेगा, बच्चा से लेके बड़ा तक। तो 8 घंटा तो अगर आप लोग पढ़िएगा तो क्या से क्या कर लीजिएगा। तो खैर यह चीज़ ध्यान रखें कि काफ़ी ज़्यादा हम आप लोग के पीछे मेहनत करते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग का प्यार भी मिल रहा है, आप लोग का व्यूअर भी आ रहा है, चैनल से जुड़ भी रहे हैं आप लोग। तो जो लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर चैनल कर लीजिए, और थोड़ा सा हमारी बातों को कुछ दिन फॉलो करके, कुछ दिन उसका अनुकरण करके देखिए। तो मेरा काम है आपको फिजिक्स अच्छे से एकदम मज़ेदार बना देना, फिजिक्स आपके लिए। तो वह काम करने के लिए हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर मोटिवेशनल स्टोरी भी डालते हैं, कुछ कहानी का भी रखे, और साथ में अलग अलग चीज़ भी आपके अंदर हम धीरे धीरे लेयर बाय लेयर डालते गए हैं। तो आज आगे का काम आप लोग देख लीजिए, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो या लास्ट क्लास में जैसा कि हमने चाल का परिभाषा कर दिया था, जो कि अदिश राशि था, और उसको क्या कहते थे, इंग्लिश में स्पीड कहते थे, और तय की गई दूरी में समय अंतराल से भागते रहते चाल मिल रहा था। वहाँ तक हो गया, वहाँ तक हमको वेक्टर का आवश्यकता नहीं था। अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेग यानी कि वेलोसिटी। तो केवल यह डिफिनीशन आपको लिख दिए हैं नोटबुक सुंदर रखने के लिए। आप जल्दी से पहले यह डिफिनीशन लिख लीजिए, और उसके बाद हम आपको रेफरेंस फ्रेम पे ले जाके और ट्रायंगल लॉ का यूज करके एक एक चीज़ एकदम क्लियर कर देंगे। तो केवल लिखने के लिए ये परिभाषा आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, हम पढ़ देते हैं। तो वेग यानी वेलोसिटी का परिभाषा हो गया किसी वस्तु के समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को उसका वेग या वेलोसिटी कहते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, क्या किस में परिवर्तन की दर कर रहा, तो समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को उसका वेग कहते थे। जबकि चाल में याद कीजिए क्या था, तो समय के साथ दूरी में परिवर्तन की दर था। तो चूंकि दूरी अदिश राशि था, इसलिए आपका चाल भी क्या था, अदिश राशि था। जबकि वेग जो है
वह किस में है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर है, और विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी आपका वेलोसिटी भी सदिश राशि है। और मेन इसी पे आज के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह लिख लिए। अगला लिख लीजिए तात्क्षणिक वेग, इंग्लिश में कहेंगे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह भी आपके लिए समझना कि तात्क्षणिक वेग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी किसे कहेंगे। तो पहले परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। किसी दिए हुए क्षण पर किसी वस्तु के वेग को उसका तात्क्षणिक वेग या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। देखिए कोई पार्टिकुलर टाइम पर आप किसी वस्तु का वेग बता रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लो घर से आप बाज़ार जा रहे हैं तो हमेशा एक वेलोसिटी से तो नहीं चल रहे हैं, कभी कम रहेगा कभी ज़्यादा रहेगा। तो किसी दिए गए समय पर यानी कोई पार्टिकुलर टाइम पर आपका एग्जैक्टली वेलोसिटी कितना है तो उसी को कहता है तात्क्षणिक वेग। नाम से भी लग रहा है कि उसी क्षण का वेग। तो इसका भी चर्चा काफ़ी अच्छे से करेंगे। पहले नोट कर लीजिए, किसी दिए हुए क्षण पर किसी वस्तु के वेग को उसका तात्क्षणिक वेग या इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अब आती है बात औसत वेग की, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी औसत कैसे निकालते हैं, जैसे 4 लड़का का औसत है वो निकालना रहता था गणित में 5, 6 में क्या करते थे, सबका आयु को जोड़ के और उसका संख्या से भाग दे देते थे। वही चीज़ है कि औसत वेग निकालना है तो क्या करना होगा, तो चूंकि वेग किससे निकलता है, विस्थापन से, तो कुल विस्थापन में कुल समय से भाग दे दिए, औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी मिल गया। तो अगर कुल विस्थापन मान लीजिए डेल्टा एक्स है, विस्थापन सदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। तो विस्थापन कैसे मिलेगा हम लोग को, तो जस्ट अभी उसी का चर्चा हम लोग करेंगे इसको नोट करने के बाद। तो चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट देखा, यानी किसी वस्तु का पोजीशन वेक्टर में जो परिवर्तन हम लोग निकालेंगे वही उसका डिस्प्लेसमेंट देगा। और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स है, समय अंतराल डेल्टा टी है, तो डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी क्या दे दिया, तो उसका औसत वेग दे दिया जिसको एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। और इसी औसत वेग यानी डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी है, यानी कि यह डेल्टा टी कुछ फाइनाइट समय है, मतलब कुछ समय अंतराल है, और उसी को ले लेते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। ठीक इसी केस में औसत वेग में यानी डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी में क्या लिख दिए, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। लिमिट आप लोग को पढ़ना है, और इसका मतलब हो रहा है कि यह जो समय अंतराल डेल्टा टी था जो कि पहले कुछ फाइनाइट था, अब एकदम शून्य के करीब हो गया, एकदम सूक्ष्म हो गया डेल्टा टी। तो उसी का सिंबल या डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी का सिंबल बदल के हो गया डी एक्स बटा डी टी, और यही डी एक्स बटा डी टी आपका क्या है, तो तात्क्षणिक वेग है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, जो कि आपका इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी देता है। तो अभी केवल आपको यहाँ तक नोट कर लेना है। हम नोट करने के लिहाज से आप लोग को बोले हैं, असली मज़ा जो हम आपका फिजिक्स का कहे हैं तो वह अब आप लोग को देखिएगा। लेकिन हाँ, ट्रायंगल लॉ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ट्रायंगल लॉ का भी हम यूज करने वाले हैं। और देखिएगा शुरुआती क्लास में थोड़ा सा आप लोग टिक के रहिएगा, रेगुलर चैनल को विजिट करते रहिए, वीडियो पूरा देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कमेंट नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पे कमेंट कीजिए, ताकि आपसे मेरा संपर्क होगा, हमको पता चलेगा। कुछ भी दिक्कत होगा वह भी आप बता सकते हैं। तो काफ़ी मेहनत आपके पीछे कर रहे हैं, हमको उसका परिणाम चाहिए। जैसे अगर मजदूर मजदूरी करता है 8 घंटा, तो मजदूर भी लेबर नहीं करता होगा, तो उसको मजदूरी चाहिए। और हमारा मजदूरी है कि आप लोग वीडियो पूरा देखिए और हमको बताइए कि क्या दिक्कत है। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं, या लिख लिए हैं आप लोग, इसको मिटा देते हैं। अब कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझना है सब लोग को। तो सब लोग देखते जाइए, इसको हम मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो
सबसे पहले हम लोग चर्चा किए थे आप लोग को रेफरेंस फ्रेम का, कि इस तरह से तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी तीन परस्पर लंब अक्षों का समूह। तो एक एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस को हमेशा क्या कहते थे, डॉटेड लाइन से दिखाते थे, और सभी के कटान बिंदु पर यहाँ पर हम ओरिजिन ले लेते थे। ध्यान से समझिए, मेन फिजिक्स का जड़ यही है, ओरिजिन आपका भगवान है। समझिए कि यहाँ पे आपके गॉड, ईश्वर, अल्लाह जो भी है वह यहाँ पे बैठे हुए। और जेड एक्सिस डॉटेड लाइन से दिखाने का मतलब क्या था कि जेड एक्सिस आपका ऐसे बाहर की ओर परपेंडिकुलर बोर्ड के इस तरह से। तो चूंकि बोर्ड में नहीं दिखा सकते इसलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखा। तो यह आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर आपका क्या हो जाएगा -x। उसी तरह से उधर पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इधर -y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि हमने तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का सेट ले लिया है, जिसको कि हम अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कर रहे हैं, और इसी के आधार पर, इसी ओरिजिन के आधार पे कोई भी वस्तु है, कोई भी कण है, उसका स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, गति में परिवर्तन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसको इसी की तुलना में हम लोग देखेंगे। तो आप मान सकते हैं कि इसके साथ एक घड़ी भी अटैच है, यानी कि यह जो रेफरेंस फ्रेम हम लिए हैं इसके साथ क्या है, तो एक घड़ी भी या समय भी अटैच है, यानी इससे हम समय भी माप सकते हैं। किसके अनुपात में, तो इस फ्रेम के अनुपात में। अब इसका महत्व शुरुआती क्लास में भी चर्चा किए थे कि रेलगाड़ी में अगर कोई आदमी बैठा हुआ है तो वह खिड़की से बाहर देख रहा है, तो आपको क्या लगता है कि पैर ही दौड़ रहा है, जबकि धरातल पर बैठे आदमी को क्या लगेगा, तो रेलगाड़ी चल रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल रहा है, यानी आप रेलगाड़ी के फ्रेम से अगर कर रहे हैं तो आप बैठे हुए हैं, विराम में है रेलगाड़ी के तुलना में, लेकिन धरातल के फ्रेम से देख रहे हैं तो आप क्या है, गति में है। तो असली चीज़ हम आपको इस चीज़ पे भी काफ़ी चर्चा किए थे कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में है ना एब्सोल्यूट मोशन में है। एब्सोल्यूट तो कुछ भी है ही नहीं, चाहे झूठ, सच, अच्छा, बुरा, लंबा, छोटा, सब कुछ क्या है, रिलेटिव है। यानी कि किसी की तुलना में कोई चीज़ बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, किसी रेफरेंस फ्रेम की तुलना में कोई वस्तु गति में हो सकता है, विराम में हो सकता है। तो इस कारण से यह रेफरेंस फ्रेम का महत्व हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग का बिगनिंग क्लास है, केवल कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी फिजिक्स में जाइए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन चुन लिए, इतना काम कर लीजिएगा, देखिएगा कि बिल्कुल आपको एकदम एक रास्ता मिल जाएगा आगे बढ़ने का। तो यह काम इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे, याद करो, विराम और गति का। तो मान लेते हैं कि इस रेफरेंस फ्रेम की तुलना में यहाँ पे कोई कण ले लेते हैं, ठीक है, कोई कण पार्टिकुलर कण ले लेते हैं, कुछ भी इसका नाम दे दीजिए, या बिंदु P है, यहाँ पे कोई कण है, और समय के साथ हम देख रहे हैं कि इसका पोजीशन क्या है। तो कोई कण अगर बिंदु P पे है, इसका पोजीशन को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ओरिजिन से और उस कण को क्या किए, तीर के चिन्ह से मिला दिए, और यह जो आपको मिल गया OP, या इसी को कह लीजिए R1, सिंबल दे रहे हैं, कुछ भी नाम दे दिए, यानी कि O से बिंदु P पे कोई अगर कण था उसको हम मिला दिए, तो बिंदु P का स्थिति बताने के लिए हमने क्या लिया, तो स्थिति सदिश R1 ले लिया। और R1 क्या है, तो यह वेक्टर OP के बराबर है। आपको वेक्टर पता है, इसके पास कुछ मैग्नीट्यूड भी है और इसका कुछ डायरेक्शन भी है। तो किसी समय t1 पर मान लीजिए कि कण यहाँ पर है, आपका बिंदु P पर है, या कब है, समय देख लिए कि कोई क्षण t1 है, यानी किसी टाइम t1 पर कोई कण का पोजीशन वेक्टर कहाँ है, बिंदु P पर है। और कुछ समय बाद मान लेते हैं किसी क्षण t2 पर यह कण यहाँ से चल के मान लीजिए अब
यहाँ पे चला गया, इसको कर रहे हैं बिंदु 2Q और क्षण T2। ध्यान से समझ लो, किसी समय t1 पर कोई पार्टिकल है, कण है, वह बिंदु P पर था, तो सबसे पहले उसका स्थिति बताने के लिए हम लोग क्या किए, तो ओरिजिन से वेक्टर खींच लिए OP, जिसको की पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश R1 नाम दे दिए। यह कब था, t1 पर था। अब t2 समय पर यह कण P से खिसक कर किसी भी रास्ते से चला हो, कैसे भी चला हो, लेकिन P से खिसक के कहाँ आ गया, बिंदु Q पर आ गया। और तो बिंदु Q का पोजीशन बताने के लिए क्या किए, तो ओरिजिन से इसको भी ऐसे मिला लिए और यह आपका OQ, इसको पोजीशन वेक्टर दे दिए R2। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत सिंपल ही चीज़ है। यहीं से आपका विजुअल खुल जाएगा 11 के स्टूडेंट का। यहीं से फिजिक्स आपको या तो समझ में आने लगेगा या तो बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल सिंपल चीज़ हम कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं। एक रेफरेंस फ्रेम ले लिए हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिए हैं। हम कह रहे हैं कि इसमें कोई घड़ी भी अटैच कर लीजिए और किसी समय t1 पर, मान लीजिए 10 बजे 12 बजे, कोई समय t1 पर वह कण या कोई पार्टिकल है बिंदु P पे है, तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे देंगे, ओरिजिन से बिंदु P को मिला दिए या OP बराबर R1 को कह रहे हैं कि उसका पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश है। तो t1 पे स्थिति सदिश क्या है, R1 है, और कुछ समय गुजरा और t2 पे यह कण P का पोजीशन बदल के कहाँ आ गया, बिंदु Q पर आ गया। तो बिंदु Q का स्थिति सदिश कैसे लिखे, तो O से Q को मिला दिए, तो OQ आपका क्या है, तो समय t2 पर उस कण का पोजीशन वेक्टर है या स्थिति सदिश है। तो OQ बराबर हम मान लेते हैं कि R2 है, कोई समस्या नहीं है। तो अब यहाँ से देखिए कि यह कण गति में है या विराम में है, पहला इस क्वेश्चन का आप हमको जवाब दे दीजिए। तो चूंकि विराम की परिभाषा पढ़े थे, रेस्ट की परिभाषा क्या पढ़े थे, कि गुजरते हुए समय के साथ उसका स्थिति में परिवर्तन न हो। यानी t1 समय पर P पर था, t2 समय पे भी यदि P पे ही रहता तो हम कहते कि यह क्या है, विराम में। क्लियर है। तो t1 समय पर इसका पोजीशन वेक्टर R1 था और t2 पे यह P से कहाँ लग गया, Q पर आ गया। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या ले लिए हैं, R2 ले लिए हैं। यानी कि इसका पोजीशन क्या हो रहा है, बदल रहा है। और पोजीशन बदल रहा है मतलब आपका कण क्या है, तो विराम में नहीं है, यह क्या है, गति में है। पहला चीज आपका क्लियर है। अब दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे कि डिस्प्लेसमेंट। इसको कि हिंदी में कहते हैं विस्थापन। ध्यान दीजिए, तो वह समय आपका चला गया 9th 10th का कि शुरुआती बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब यदि वहीं पे अटके रहिएगा तो आगे का काम हम लोग का नहीं हो पाएगा। तो आगे अब बढ़ना हम लोग को, और विस्थापन चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमको वेक्टर के रूप में परिभाषित करना है। और आज अगर इतना काम कर लिए तो फिर वेलकम है, आज इतना ही आप लोग के लिए काफ़ी हो जाएगा। और सबसे होगा, विश्वास रखिए, केवल आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। और विस्थापन मिलता कैसे है बताओ, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर हमको क्या देता है, विस्थापन देता है। तो पोजीशन वेक्टर मान लो t1 समय पर क्या था, बिंदु P पर था, और t2 समय पर क्या हो गया, t1 समय पर बिंदु P पर था, पोजीशन वेक्टर R1 था, और t2 समय पर P से कहाँ आ गया, बिंदु Q पर आ गया। किसी भी रास्ते से आया हो उससे विस्थापन को मतलब नहीं है। विस्थापन को किससे मतलब है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से। तो बिंदु P का पोजीशन वेक्टर R1 है, बिंदु Q का पोजीशन वेक्टर R2 है। अब ट्रायंगल लॉ सब लोग याद करो। ट्रायंगल लॉ में क्या करते थे,
तो दो वेक्टर को त्रिभुज की दो भुजाओं पर समान क्रम में रखते थे तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उनका क्या देता था, परिणामी सदिश देता था। याद कर लीजिए कि अगर दो वेक्टर था, वेक्टर ए वेक्टर बी, इस तरह से त्रिभुज की दो भुजाओं पे रखे थे तो त्रिभुज का तीसरा भुजा क्या दे देता था, वेक्टर ए प्लस बी। इसमें थोड़ा भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए कि यहाँ से आपका वेक्टर r1 था या r2 था, अब इसको हम इससे मिला दिए, ध्यान से देख लीजिए, किसको मिला दिए, बिंदु P और Q को मिला दिए और इसका नाम दे दिए वेक्टर PQ। और वेक्टर PQ बराबर हम लिख देते हैं r2, पहले इसका वेक्टर PQ बराबर लिख देते हैं हम डेल्टा R, यानी कि चेंज इन पोजीशन, यानी कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर हम डेल्टा R का मान अगर निकालना चाहते हैं तो पहले केवल हमको ट्रायंगल लॉ से, इस ट्रायंगल लॉ जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी को त्रिभुज की दो भुजा पर रखे तो तीसरी भुजा क्या दे दिया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक इसी तरह से इसमें आप लोग केवल हमको सोच के बताइए कि क्या क्या मिल रहा है आपको। तो वेक्टर यहाँ से यहाँ तक देखो, टेकन इन ऑर्डर बताए थे, टेल हेड, यानी कि वेक्टर ओपी और प्लस या वेक्टर PQ, वेक्टर OP और वेक्टर PQ। या कैसे आ रहा है, त्रिभुज की दो भुजा पर आ रहा है, देखो एक भुजा पर वेक्टर OP, दूसरा पे PQ। और कहते समान क्रम का मतलब क्या है, टेल हेड, फिर इसका टेल इसका हेड। तो देख लीजिए दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे है, त्रिभुज की दो भुजा पे है तो तीसरा भुजा क्या दे रहा था, वेक्टर ए प्लस बी। लेकिन कैसे था तीसरा भुजा, तो विपरीत क्रम में था, यानी इसका टेल एक साथ है, इसका हेड एक साथ है। तो ट्रायंगल लॉ तो मस्ट है आपका एकदम, अगर यहाँ तो बता ही दिए हैं और आप लोग वापस जाके वहाँ पे रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो सेम उसी तरह से देखिए, दो वेक्टर आपका OP हो गया और PQ हो गया, देख लीजिए टेल हेड, फिर इसका टेल इसका है, यानी कि यह वेक्टर और यह वेक्टर त्रिभुज की दो भुजाओं पर है और कैसे है, तो समान क्रम में है। तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का योग यानी कि OP प्लस PQ किसके बराबर हो जाएगा, तो यह त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा, जो कि क्या है, विपरीत क्रम में। देखो हेड एक साथ है, टेल एक साथ है। तो क्या लिख दिए ट्रायंगल लॉ से, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। और इसी दिन के लिए ट्रायंगल लॉ इतना हम पढ़ाए भी थे। ट्रायंगल लॉ से क्या हो गया, OP प्लस PQ और किसके बराबर हो गया, OQ के बराबर हो गया। तो OP प्लस PQ बराबर क्या हो गया, OQ हो गया। और यहीं से आप लोग लिख सकते हैं, OP के जगह पे क्या माने थे, वेक्टर R1 माने थे, प्लस PQ के जगह पे कह रहे हैं कि डेल्टा R मान लो, यानी चेंज इन पोजीशन, यानी कि R2 माइनस R1, यानी कि विस्थापन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोजीशन के बराबर होता है। तो शुरू में पोजीशन वेक्टर R1 था, बाद में R2 हो गया, तो विस्थापन डेल्टा R किसके बराबर होना चाहिए, तो R2 माइनस R1 के बराबर होना चाहिए। और वही चीज़ अभी हम लोग निकालने वाले हैं। तो यह जो आपका डेल्टा R है, तो क्या लिख दिया, R1 प्लस डेल्टा R बराबर क्या हो गया, R2। कहाँ से लिखा हमने, ट्रायंगल लॉ से लिखा। और यहीं से देख लो डेल्टा R बराबर क्या हो गया, R2 माइनस R1। एक बार फिर से सब लोग समझ लेंगे कि क्या कर रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, वह किसके बराबर होता है, चेंज इन पोजीशन। तो सबसे पहले पोजीशन किसको कहते देखे थे, तो किसी समय T1 पर कण बिंदु P पर था, तो ओरिजिन से बिंदु P को मिला दिए तीर के चिन्ह से, और इसको मान लिए कि
या क्या बता रहा है, उसका स्थिति सदिश बता रहा है किसी समय t1 पर। तो OP बराबर हम मान लिए पोजीशन वेक्टर r1, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। अब कुछ समय बीता और t2 समय पर यह कण P से चला आया बिंदु Q पर, तो ओरिजिन से बिंदु Q को मिला दिए और यह इसका बिंदु Q का पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, OQ, जिसको हम मान लिए r2। तो दो वेक्टर आपके पास बिंदु P का पोजीशन वेक्टर t1 पर r1 हो गया और बिंदु Q का पोजीशन वेक्टर t2 पे r2 हो गया। तो चूंकि समय के साथ पोजीशन बदल रहा है, मतलब वस्तु आपका क्या है, तो इस फ्रेम की तुलना में गति में है, मोशन में है। तो गति में है, हमको डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन निकालना है। तो विस्थापन किसके बराबर होता है, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन हमको कैसे मिलेगा, यानी कि r2 माइनस r1 का वैल्यू कैसे मिलेगा। तो हमने क्या कहा कि ट्रायंगल लॉ याद कर लीजिए, यहाँ से OP को मिलाए थे, या पोजीशन वेक्टर r1 था, और इसी तरह से OQ पोजीशन वेक्टर r2 था। एक t1 समय पर था, एक t2 समय पर था। तो समय अंतराल क्या हो जाएगा बता दीजिए, समय अंतराल, जिसको कि इंग्लिश में कहिएगा टाइम इंटरवल। तो समय अंतराल क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, और इसी को लिख देते हैं डेल्टा t। सारा सिंबल हम कोशिश कर रहे हैं एकदम बेसिक चीज़ आप लोग को, जो इस सब को देख के आपका डर नहीं लगे, डर खत्म हो जाए। तो समय अंतराल टाइम इंटरवल क्या हो गया, t2 माइनस t1 किसके बराबर, उसको लिख देते हैं सिंबल में t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिख देते हैं। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट यानी कि चेंज इन पोजीशन, और चेंज इन पोजीशन क्या हो गया, तो शुरू में r1 था, बाद में r2 हो गया। तो क्या लिखेंगे उसी तरह से, जैसे चेंज इन समय अंतराल को क्या लिखे, t2 माइनस t1 को डेल्टा t लिखे, उसी तरह से r2 माइनस r1। r2 क्या है, समय t2 पे पोजीशन वेक्टर है, r1 क्या है, समय t1 पे पोजीशन वेक्टर है। तो r2 माइनस r1 को क्या लिख देते हैं, डेल्टा r लिख देते हैं। और यही डेल्टा r आपका क्या है, तो चेंज इन पोजीशन है, जिसको कि क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो r2 माइनस r1 बराबर डेल्टा r कैसे आया, इसका इंटरनल फिगर समझाने के लिए हम आपको कहे कि यह r1 था और P से Q को मिला दिए, यानी कि यह PQ ही आपका क्या है, तो चेंज इन पोजीशन है, जिसको कि मान लिए थे डेल्टा। तो ट्रायंगल लॉ से देखो, टेल हेड टेल हेड, यानी कि यह वेक्टर r1 या OP और PQ या त्रिभुज की दो भुजा पर समान क्रम में है। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर दो सदिश त्रिभुज की दो भुजा पे समान क्रम में है, तो तीसरा भुजा क्या दे देता है, उनका योग दे देता है या परिणामी सदिश दे देता है। तो यह OP बराबर क्या हो गया, या OP प्लस PQ, देख लो OP प्लस PQ बराबर क्या हो गया, OQ हो गया। किससे हो गया, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ। तो OP को r1 माने थे, r1 लिख दिए, PQ को डेल्टा r माने थे, डेल्टा r लिख दिए, और OQ को आपको r2 माने थे, r2 लिख दिए। तो यहाँ से डेल्टा r जो कि क्या है, चेंज इन पोजीशन, तो डेल्टा r बराबर क्या हो गया, r2 माइनस r1 हो गया। तो यही चीज़ यहाँ भी लिख दिए। तो यह मेन कंसेप्ट आपको डिस्प्लेसमेंट का, या डेल्टा r जो कि क्या है, चेंज इन पोजीशन है, r2 माइनस r1 है, और यह ट्रायंगल लॉ से आपको इसका एक्चुअल फिगर भी मन में आना चाहिए। घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, तो अब वेलोसिटी का भी आपने परिभाषा जो अभी मिटा है, तो क्या लिखे थे कि विस्थापन, वेलोसिटी को क्या लिखे थे, विस्थापन बता समय अंतराल। तो आप देख लीजिए, विस्थापन के जगह पे क्या हो गया आपका,
डेल्टा आर हो गया, और समय अंतराल के जगह पे क्या हो जाएगा, तो T2 माइनस T1, जिसको कि क्या कह लेते हैं, डेल्टा ही कह लेते हैं। तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तीर का चिन्ह देंगे, क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। और एक्चुअल में यह क्या है, आपका औसत वेग है, एवरेज वेलोसिटी है, और इसी को कह दिया इस तरह से लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, यानी समय अंतराल बहुत सूक्ष्म कर देगा, या क्या हो जाएगा, डी आर बटे डी टी, और यही आपका हो जाएगा तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हम आज का क्लास एक तरह से इंट्रोडक्शन क्लास ही है, आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएगा, केवल ट्रायंगल लॉ का यूज करके हम चेंज इन पोजीशन भी आपको समझाने का कोशिश किए हैं। कहीं पे कोई भी टीचर इस तरह से आपको नहीं बताएगा, लेकिन मेरा मानना है कि शुरू में अगर हम मेहनत कर ले, तो शुरू में थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पर चीज़ों को समझ ले, तो आगे यही चीज़ हमको काम आसान करते देगा। आगे आपका सारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, चूँकि वेक्टर तो अच्छा से पढ़ लिए हैं, काफ़ी अच्छा से आप लोग प्रॉब्लम भी बना पा रहे होंगे, तो वेक्टर पढ़ ही लिए हैं, थोड़ा सा ये सब कंसेप्ट था यह डाल लेते हैं, तो आगे का बहुत समय भी बचेगा और कंसेप्ट भी आप लोग का बहुत अच्छा होगा। तो आज की क्लास में यहाँ तक ही रहने देते हैं, फिर आप लोग से चर्चा करेंगे, और फिजिक्स काफ़ी मज़ेदार रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।